हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्मार्ट टैक्स 360। अगर आप पहली बार खुद से इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म सबमिट करने जा रहे हो, तब आप कुछ कॉमन गलतियां कर सकते हो। इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप इस चीज़ को जान जाए कि फर्स्ट टाइम फाइलर्स कौन कौन सा गलती अक्सर करते रहते हैं, ताकि आप ये गलती ना करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, आप जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाएंगे, आपको आपके लिए कौन सा रिटर्न फॉर्म एप्लीकेबल है ये चूज़ करने होंगे। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपको इनकम टैक्स फॉर्म ITR 1 यानी सर्च फॉर्म में आपका रिटर्न जो है वो सबमिट करने होंगे। पर अगर आपका सैलरी इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा है, तब आपको ITR 2 दो नंबर जो है ये ITR 2 फॉर्म में आपको आपका रिटर्न सबमिट करने होंगे। अगर आप पेंशन होल्डर हो यानी कि आपको पेंशन मिलता है, तब आपका ITR 1 में रिटर्न जाएगा। अगर आपका बैंक में फिक्स डिपॉजिट है और वहाँ से इंटरेस्ट इनकम आते हैं और आप रिफंड के लिए फाइल करना चाह रहे हो, तब आप ITR 1 में अपना रिटर्न फाइल करेंगे। अब अगर आपका कैपिटल गेन है, तब आप ITR 2 फॉर्म में अपना रिटर्न सबमिट करेंगे। अब आते हैं बिजनेसमैन के बारे में। बिजनेसमैन को रिटर्न फाइल करने के लिए बहुत सारे फॉर्म्स अवेलेबल करवाए जाते हैं। एक होता है ITR 3 और दूसरे हैं ITR 4। ये ITR 4 पहले 4S फॉर्म था। अगर आप रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि आपका बिजनेस का प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, तब आप ITR 3 ये 3 नंबर जो फॉर्म है इसमें आप अपना रिटर्न दाखिल करेंगे। अगर आप कोई भी फर्म का पार्टनर है, तब भी आप ITR 3 में आपका जो रिटर्न है वो सबमिट करेंगे। पर अगर आप प्रिजम्पटिव स्कीम ऑप्ट कर रहे हो, तब आप ITR 4 फॉर्म में आपका जो रिटर्न है उसको सबमिट करेंगे। प्रिजम्पटिव स्कीम क्या है, इसको मैं थोड़ा सा टच कर रहा हूँ, ताकि अगर आपको प्रिजम्पटिव स्कीम के बारे में नहीं पता है तो इस वीडियो में आप प्रिजम्पटिव स्कीम जो है वो समझ जाओ। देखिए, जो बिजनेसमैन का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से कम होता है, हालांकि 1 करोड़ का टर्नओवर को अभी 2 करोड़ कर दिया गया है, पर हम मान लेते हैं कि आपका अगर टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से कम है, तो जितना आपका सेल हो रहा है उसका 6% या 8% आप प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं। इसी चीज़ को कहा जाता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। अगर आप कोई प्रोफेशन में हैं, तो आपका अगर ग्रॉस रिसीप्ट 50 लाख रुपए से कम है, तो आप 50% ऑफ द रिसिप्ट को अपना इनकम दिखा के रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसको छोड़ के भी अगर आप ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हो जिस पे 10 से कम आपका ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, तब आप प्रिजम्पटिव स्कीम ऑप्ट कर सकते हो। तो ये सारे सेगमेंट में आपके लिए ITR 4 फॉर्म एप्लीकेबल है। देखिए, तो मैंने ITR 1, ITR 2, ITR 3 और ITR 4 ये चारों फॉर्म के बारे में आपको डिटेल में बताया। इसको छोड़ के भी और भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं, पर इंडिविजुअल एसएससी के लिए इतना ही सफिशिएंट होते हैं। अब आते हैं दूसरा पॉइंट में। आप जब रिटर्न फाइल करने जाएंगे, हो सकता है आप सैलरीड एम्प्लॉय हो सकता है आप बिजनेसमैन हो, पर आपको हर हाल में सेविंग्स बैंक अकाउंट का जो पासबुक है उसको साथ में रखना होगा, क्योंकि वहाँ पे जो इंटरेस्ट इनकम आपको मिल रहा है वो भी आपको रिटर्न में शो करने होंगे, वो अदर सोर्स इनकम में जाएगा। अब इसका भी डिडक्शन आपको मिल जाएगा 80 TTA सेक्शन में। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 80 TTA में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, आप 80 TTB में 50,000 तक डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, वो भी जो इंटरेस्ट सेक्शन 194A के तहत काटा जाता है। अब चलिए अब डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। थर्ड जो चीज़ है वो 26A को लेके आपको चेक करने होंगे कि 26A फॉर्म अपडेटेड हुए या नहीं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब आपका रिटर्न का असेसमेंट करेंगे, तब वो 26A फॉर्म के बेसिस में असेसमेंट करेंगे। इसलिए आपके पास अगर फॉर्म 16 या फॉर्म 16A आ जाता है, तब भी आप चेक कर लीजिए कि 26A फॉर्म में उसका रिफ्लेक्शन आया या नहीं। अगला जो पॉइंट है वो भी 26A से रिलेटेड है। 26A में आप चेक कर लीजिए कि आपका कोई अदर इनकम शो हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो उसको भी आपको रिटर्न फाइल करते हुए कंसिडर करने होंगे।
26A को लेकर थर्ड जो चीज़ आपको देखना है वो है कि 26A जो हैं वो 2 या 3 पन्ने का होते हैं। कई कई एसएससी के लिए वो 4-5 पेजेस का भी होते हैं, डिपेंड करते हैं कि उनका कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि 26A फॉर्म का पेज नंबर 2 या पेज नंबर 3 में आपको एसएफटी रिपोर्टिंग देखने को मिलता है, यानी स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं तो उसका भी रिपोर्टिंग 26A फॉर्म में आ जाते हैं। आपको उसी चीज़ को भी चेक करने होंगे। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप देखे होंगे कि 26A फॉर्म में अब आपका जीएसटी रिटर्न फाइल करने का जो समरी है वो भी आ जाता है, यानी जीएसटी 3 भी आप कब सबमिट किए, उसमें कितना टर्नओवर दिखाए, वो भी 26A फॉर्म में आ जाते हैं। तो आपको वो चीज़ को भी ध्यान देने होंगे। तो मैं अब तक 26A को लेके बहुत सारा चीज़ आपको बताया हूँ। आप 26A फॉर्म को बढ़िया तरीके से स्टडी कर लीजिए, और अगर 26A रिलेटेड कुछ भी क्वेरी आपके मन में है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरा जब फुर्सत टाइम होगा मैं डेफिनेटली उसको एड्रेस करूँगा। अब चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अगला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, वो है बैंक डिटेल्स। देखिए, अब जब रिटर्न फाइल कर रहे हैं तब आपको एक्यूरेट बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड मेंशन करने होंगे। अगर आपका सेविंग्स अकाउंट है, करंट अकाउंट है, तो आपको सेविंग्स करंट दोनों ही अकाउंट का डिटेल्स रिटर्न फॉर्म में मेंशन करने होंगे। पर ध्यान दीजिए कि जब हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं हम लोगों को एक अकाउंट को प्रायोरिटी बेसिस में सिलेक्ट करना पड़ता है। आप हमेशा सेविंग्स अकाउंट के बाजू में एक बॉक्स मिलेगा आपको, वहाँ पे टिक लगा दीजिए और उसको प्रायोरिटी बैंक बोल के सिलेक्ट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आपका कुछ रिफंड मिलने वाला है तो आपका वो रिफंड डायरेक्ट सेविंग्स अकाउंट में जाएगा। अगर आप करंट अकाउंट को प्रायोरिटी बैंक अकाउंट बोल के टिक लगा देते हो तब आपको रिफंड जो है मिलने में दिक्कत हो सकता है। इस साल यानी 2021 जनवरी से हम लोग देख रहे हैं कि जो क्लाइंट्स या जो एसएससी अपने रिटर्न में करंट अकाउंट या दूसरा कोई, मान लीजिए उसका सीसी बैंक अकाउंट है तो सीसी अकाउंट नंबर प्रायोरिटी बैंक में दिए थे तो उनका रिफंड आने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो इसलिए आप सेविंग्स बैंक अकाउंट को ही प्रेफरेंस दीजिए। अगला जो पॉइंट है वो है कि जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हो आप तब देखिए कि आपने कुछ सेल्फ असेसमेंट टैक्स का भुगतान किए या नहीं। अगर आपने कुछ सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट किए तो उसका भी डिटेल्स आप ज़रूर मेंशन कीजिए। अगर आप वो मेंशन नहीं करेंगे तो आपके पास डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाएगा। तब ये जो चीज़ होगा आपको वहाँ पे मेंशन करना होगा कि आपने जो रिटर्न सबमिट किए थे वो कंप्लीट रिटर्न नहीं थे, तो आपको तब रिवाइज करने होंगे या तो फिर उस नोटिस के संदर्भ में आपको फिर रिप्लाई करने होंगे, कम्युनिकेशन करने होंगे। इसलिए अगर आपने कुछ सेल्फ असेसमेंट टैक्स का भुगतान किए हैं अपार्ट फ्रॉम टीडीएस तो आप ज़रूर चेक कर लीजिए कि जो सेल्फ पॉपुलेटेड होकर आ रहे हैं वहाँ पे वो मेंशन है या नहीं है। अगर मेंशन है बहुत बढ़िया बात है, अगर मेंशन नहीं है आपको मैनुअली उसको डालने होंगे। अगला जो चीज़ है वो है कि आपको आपका खुद का एड्रेस को एक बार चेक कर लेना है। देखिए, जब हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं फ्रंट पेज में हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पे एड्रेस रहता है, आपका घर का नंबर, रोड का जो नाम है वो, कौन सा प्रेमाइसेस है, एरिया है, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, सब कुछ रहता है। आप एक बार चेक कर लीजिए कि वो जो ऑटो पॉपुलेट होकर आ रहे हैं वो सही है या आपका पुराना घर का एड्रेस है, उसको आप अकॉर्डिंगली एडिट करके चेक कर सकते हैं। फाइनली आप जब रिटर्न फाइल करेंगे, रिटर्न फाइल करने के बाद आपको ई वेरीफाई करने होंगे। आप आधार ओटीपी से ई वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड के साथ फ़ोन नंबर का लिंक नहीं है तब आप प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट नंबर का यूज़ करके भी आप उस फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हैं। साथ साथ डिजिटल सिग्नेचर से भी आप रिटर्न को वैलिडेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि ऑफलाइन मोड में ही ये ज़्यादा एप्लीकेबल होते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि आज का वीडियो से आपको फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जो चीज़ को स्पेशल अटेंशन देना चाहिए था उसके बारे में एक थॉरो नॉलेज आ चुका है। आपको अगर लगे कि ये जो वीडियो है ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो है तो आप इस वीडियो को देखने के साथ साथ मेरे चैनल स्मार्ट टैक्स 360 को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। लॉ, लीगल एस्पेक्ट्स और अकाउंटिंग फाइनेंस रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मैं टाइम टू टाइम इस चैनल में पोस्ट करते रहता हूँ। साथ साथ रेड कलर का बेल आइकन को भी आप हिट कीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।